संभल में एटीएस की यूनिट तैनात किए जाने के फैसले पर विवाद शुरू हो गया है। सांसद जियाउर रहमान बर्क ने संभल में एटीएस यूनिट खोले जाने का विरोध किया है। उनका कहना है कि संभल में एटीएस की नहीं, इंडस्ट्री, रोजगार और यूनिवर्सिटी की जरूरत है। जियाउर रहमान बर्क ने संभल से हिंदुओं के पलायन वाले दावे को भी गलत ठहराया। बर्क ने कहा कि मुसलमान आतंकवादी नहीं है। एटीएस यूनिट खोले जाने के फैसले को लेकर बर्क ने बीजेपी को भी निशाने पर लिया। उधर बर्क के बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और एटीएस यूनिट को संभल के लिए जरूरी बताया है। वहीं पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने भी एटीएस यूनिट का समर्थन किया। पूर्व डीजीपी ने कहा कि यह ठीक है कि इंडस्ट्री और रोजगार होने चाहिए, लेकिन वो तभी संभव है जब शांति होगी। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। हमारे संभल के लोगों को, जो यहाँ संभल के बाशिंदे हैं, उनको एटीएस कार्यालय की जरूरत है। उनको ज़रूरत है यहाँ पे यूनिवर्सिटी की, अच्छे मेडिकल कॉलेज की और उद्योग की, जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके। जो एक बात कही जा रही है कि लोग संभल से गए हैं, संभल से लोग डर से नहीं गए, पलायन नहीं करा, बल्कि पूरी तरह सुविधाएं पाई। अगर बीजेपी की सरकार ये कहती है कि हम यहाँ के लोगों का सम्मान करते हैं, तो अगर आप यहाँ यूनिवर्सिटी खोलोगे तो ऐसा थोड़ी नहीं कि मुस्लिम समाज के बच्चे ही पढ़ेंगे। उनसे आपको चिड़ हो सकती है, मुसलमानों से, लेकिन हिंदू समाज के भी जो लोग रह रहे हैं उनके बच्चों का भी भविष्य सुधरेगा। तो इसलिए एटीएस का कार्यालय खोलने की मेरे ख्याल से यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं जिसमें सामाजिक विद्वेष फैलता है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी या पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, वहाँ इस तरह की रोक लगाई जाती है। और ये किसी भी ज़िले में हो सकती है, खास करके संभल को लेके नहीं। इस यूनिट से भी लोगों को रोज़गार मिलेगा। जो बच्चे उस परीक्षा को पास करेंगे वो उस दस्ते में शामिल होंगे। और रोज़गार के लिए इंडस्ट्री या ये जो माहौल है वो तभी बनता है जब वहाँ भयमुक्त वातावरण हो। और मुझे लगता है संभल में भी तमाम इंडस्ट्री आएंगी एटीएस की यूनिट स्थापित होने के बाद। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अगर एटीएस की आवश्यकता है तो हर जिले में है। संभल में ही क्यों, देवबंद में ही क्यों, गोरखपुर में भी तो चाहिए। गोरखपुर में कल जिस तरीके से पशु तस्करों ने एक उदयमान बच्चे को, नीट के एस्पिरेंट को मार दिया, उत्तर प्रदेश में जगह जगह रोड होल्ड अप हो रहे हैं, महिलाओं की इज्जत तार तार हो रही है, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में 6 साल की बच्ची से लेकर 86 साल तक की वृद्धा तक की इज्जत सुरक्षित नहीं है। तो एटीएस तो हर जिले में होनी चाहिए, खाली संभल में ही क्यों। इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी और रोजगार तब आएंगे जब शांति रहेगी, और शांति जब नहीं रहेगी तो कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन सा रोजगार और कौन सी इंडस्ट्री। और इसके पहले पलायन हुआ है। आप जरा कमीशन की रिपोर्ट देख लीजिए, उसने स्पष्ट किया है कि 47 के बाद से बड़ी संख्या में बहुसंख्यकों का पलायन हुआ। और आज तब जो बहुसंख्यक थे, आज बताया जाता है कि मुश्किल से 20% बचे हैं। ये बिल्कुल सही है। एटीएस की वहाँ पर आवश्यकता आज जितनी है उतनी पहले कभी नहीं थी, और मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। और ऐसे में बड़े सवाल, संभल पर एटीएस का ध्यान, तैयार फुल प्रूफ प्लान। टेरर पर योगी की चोट, विपक्ष की नीयत में खोट। मुस्लिम आतंकवादी नहीं, बर्क जो कहे वही सही। संभल को तबाह करते थे दंगाई, अब इंडस्ट्री की याद आई। बर्क को लगा डर, संभल में खुलेगा एटीएस सेंटर। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इकबाल अहमद जी, कांग्रेस नेता, लक्ष्मी नारायण, पूर्व डीआईजी यूपी, हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी, जहां जरूरत होगी एटीएस सेंटर की वहीं तो एटीएस सेंटर बनाया जाएगा। इसे क्यों जोड़ा जा रहा है कि मुस्लिम आतंकवादी नहीं, इंडस्ट्री की जरूरत है? कहा जा रहा है इंडस्ट्री तभी लगेगी ना जब शांति व्यवस्था रहेगी, चीजें बेहतर होंगी, तभी इंडस्ट्री और रोजगार पैदा होंगे। सवाल इस बात को लेकर है कि अभी संभल में एटीएस सेंटर की चर्चा हो रही थी, आपके सांसद साहब का बयान आ जाता है। राहुल जी नमस्कार। हमारे पहले साथी और आपके दर्शकों को भी मेरा सादर अभिवादन। देखिए राहुल जी, संभल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रयोगशाला हो गई है। जिस तरह से संभल को बदनाम किया गया, संभल में घटना कराई गई सत्ता प्रायोजित, और उसके बाद समय समय पर खुदाई और तरह तरह के जो खबरें दी गई, उसके बाद अब ये प्रयोग, कभी चोरी का आरोप, कभी दंगा कराने का आरोप राजनीतिक नेताओं पर पार्टी के, ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो नाकाम सरकार है उसको ढकने के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण का काम करा जाए। जहां तक
एटीएस की बात है। देखिए, संभल की जनता को सच यही एक सुरक्षा के नाम पे डर का माहौल दे रही है। अब सरकार क्यों अविश्वास परोस रही है, इसके पीछे आप समझ सकते हैं उसका नैरेटिव क्या है। हमारा जहां तक समाजवादी पार्टी का मानना है कि संभल को एटीएस की नहीं, उससे ज्यादा जरूरत है शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय की, स्वास्थ्य के लिए मेडिकल कॉलेज की और अच्छे अस्पताल की, रोजगार के लिए अच्छे एक यूनिवर्सिटी, एक उद्योग धंधे स्थापित करने की, इसकी जरूरत है। अब ये सरकार इन चीजों को विकास देने के बजाय समुदायों को निशाना बना रही है। नहीं, ये वो इसकी ठीक है, सोची आपका समझी आरोप है, लेकिन रणनीति थोड़ी क्योंकि तार्किक बातें तमाम हो जाए। धर्मेंद्र सिंह जी, आपकी सरकार के दौरान कितने एटीएस सेंटर कहां कहां खुले, क्या कुछ है आपके पास सूची? योगी आदित्यनाथ जी के समय में इस समय में नहीं हुआ। एटीएस के सेंटर पहले भी थे और शानदार तरीके से काम कर रहे थे। और जहां भी जिस तरह की घटनाओं में कहीं चाहे उत्तर प्रदेश के लोगों का, देश के किसी कोने के लोगों का नाम आया, तो उसका उन लोगों ने नहीं, मैं यूपी के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, आपकी सरकार के दौरान की बात कर रहा हूं। चिंतित है। देखिए, जहां भी खुला, देखिए चर्चा जो हो ना वो स्वस्थ हो, मैं यही चाहता हूं। हमारी बात सुन लीजिए। टेररिज्म को डेमोग्राफी से जोड़ना, आप देश के अपने समाज को बांटने काम, जैसे एक संत कह रहे हैं कि मिनी पाकिस्तान हो गया है, उस तरह आप अपने को ही कमजोर कर रहे हो। आप उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भूभाग को अगर चिन्हित करते हो, ये इस तरह की गतिविधियों के लिए उसको आप इंगित करते हो, तो एक तरह से वहां रहने वाले प्रत्येक नागरिक का अपमान है। किसी व्यक्ति का नहीं, व्यक्ति आतंकी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल आदमी किसी संस्था से जुड़ सकता है, किसी संगठन से जुड़ सकता है, अपराध में लिप्त हो सकता है, लेकिन आप पूरे जनपद को, पूरे क्षेत्र को, पूरे एक भूभाग जो अपने ही प्रदेश का है, उसको इस तरह से इंगित करना, ये सिवाय बंटवारे की राजनीति मैं समझ रहा हूं। देखिए, राजनीतिक भाषा आप लोगों की हो सकती है, मैं तार्किक बात करना चाह रहा हूं। इकबाल अहमद साहब, बर्क साहब ने तो जोड़ दिया इसको मुसलमानों से कि मुस्लिम आतंकवादी नहीं होते। ये कहने का क्या तात्पर्य है? देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने एटीएस को तैनात किया है और एटीएस का एक स्टेशन बनाया है संभल को प्रयोगशाला की तरह के तर्ज पे एक तैयार किया जा रहा है कि जिससे मुद्दा एक ऐसा बने कि रोजगार मांगने वाले बेरोजगार की बात ही ना हो, जो बेरोजगार लोग हैं वो रोजगार ना मांगे। दूसरी चीज, एटीएस का काम तो होना चाहिए कि जो पर्चा लीक होता है, लोगों की नौकरियों के लिए पर्चा जब लीक हो जाता है, वो एसटीएफ होता है। एटीएस का मतलब होता है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। एटीएस का ये मतलब होता है। मैं बात बखूबी जानता हूं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि देश में इस तरीके से अराजकता ना पैदा हो, देश को ना बांटा जाए, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि रोजगार अगर दिया जाए, शिक्षा दी जाए, हेल्थ डिपार्टमेंट में अच्छे से अच्छे काम हो, स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा लोगों का और शिक्षा अच्छी रहेगी, तो शायद हमें लगता है कि एटीएस की जरूरत ही ना पड़े, पुलिस की जरूरत ही ना पड़े। लोग जब शिक्षा से विहीन रहेंगे तो जाहिर सी बात है सड़कों पे उधम भी मचाएंगे, झगड़ा भी करेंगे, लड़ाई भी करेंगे, हिंदू मुसलमान में झगड़ा भी होगा। तो ये सारी चीजें, सब जो भी चीजें हो रही है आज के डेट में, वो शिक्षा से दूरी की वजह से हो रही है। तो शिक्षा पे जोर देना चाहिए। मैं तो मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करता हूं और मैं प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करता हूं कि सबसे पहले वो शिक्षा को फ्री कर दें, एकदम फ्री कर दें। आप देखो, देश की मुकाम पर पहुंचेगा, दुनिया के नंबर 1 पे हमारा हिंदुस्तान दिखेगा और चमकेगा। तो जिनको पढ़ना है वो तो पढ़ ही रहे हैं, जिनको अधिकारी बन रहा है उनको बनना ही बनना है। पढ़ नहीं रहे। आप ये बताइए, प्राइवेट कॉलेजों में कितनी महंगी फीसें हो गई हैं। जो गरीब बच्चे हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो जा ही नहीं पा रहे हैं। तो जब आपकी फीस इतनी ज्यादा, अब नीट के बच्चे डॉक्टरी करना है तो 2 करोड़, 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ रुपया कहां से लाएंगे पढ़ने के लिए? वो कहां से लाके देंगे? जिनके बच्चों के नंबर आ भी आते हैं, फिर भी बेचारे इस देश में सभी को डॉक्टर ही बनना है, सभी को इस देश में इंजीनियर ही बनना है, सभी को इस देश में आईएएस ही बनना है, सभी को इस देश में पीसीएस ही बनना है, और तो दूसरा तो रोजगार के साधन है ही नहीं। ये तो देश सेवा की बात है ना सर। मैं रोजगार की, जिस रोजगार की बात कर रहे हैं, तर्क रख रहा हूं, मैं तर्क देता हूं। एक बात मैं भी कह रहा हूं, आप बीजेपी के प्रवक्ता बन जाते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं? इकबाल अहमद साहब, एटीएस सेंटर पहली बार उत्तर प्रदेश में खुल रहा है क्या? आप कहां अनर्गल बातें कर रहे हैं?
मैं अपने फालतू की दिल बातें क्यों बात कर रहे हैं अगर आप? आपसे कह रहा हूँ, इकबाल अहमद देश और साहब, दुनिया को बता रहा हूँ। इकबाल अहमद साहब, आपके आप- आपकी साथी पार्टी के सांसद उसे मुसलमानों से क्यों जोड़ रहे हैं? भाई आप जब कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो उसे मुसलमानों के साथ क्यों जोड़ रहे हैं आप? आप गजब बातें कर रहे हैं। आप तो शीशा दिखाते हैं, आईना दिखाते हैं, उल दुलुल बातें कर रहे हैं आप। आप तार्किक बातें कीजिए ना, तार्किक बातें कीजिए आप। कि आप जो भी चीजें आपसे मैं हैं, क्या कह रहा वो हूं? सच का- पहली सच का बार सामना होना चाहिए। इस देश में जब मैं क्या कह रहा हूं, ATS सेंटर स्वास्थ्य बनने और जा रहा है शिक्षा, क्या? ये दो चीजें फ्री कर दी जाए हिंदुस्तान में। अगर अभी आपसे आपने सवाल एक कर कांग्रेस ले, की सरकार तो जहाँ बीजेपी चाहे के उनको प्रवक्ता फ्री कर हो दो। गए। मैं कांग्रेस पार्टी की सरकार भी है, नहीं, मैं कांग्रेस राहुल जी पार्टी से की भी सरकार बात के दौरान करता ATS हूं, सेंटर कहीं राहुल जी बना से भी नहीं। कहता हूं कि स्वास्थ्य और गजब बातें शिक्षा एकदम फ्री कर आप दी जाए। गजब बात कर रहे हैं आप। आपकी सरकार थी, क्या फ्री कर दिया आपने? मैं कह रहा हूं, मैं राहुल जी से भी ये राहुल जी से करते भी मैं रहिए। ये मांग करता डॉक्टर हूं। कौशलकांत जी, मैं संभल को मोदी जी से भी प्रयोगशाला कह रहा हूं, बना दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। संभल को प्रयोगशाला बना दिया। और क्या ये पहली बार हो रहा है क्या उत्तर प्रदेश में? हिंदुस्तान में ATS की यूनिट, ATS का सेंटर, और तो इससे पहले उत्तर प्रदेश में देखा ही नहीं। ना समाजवादी पार्टी ने देखा, ना कांग्रेस ने देखा, ना हमने देखा, ना यहाँ की जनता ने देखा। पहली बार देखने जा रहे संभल में, ऐसा क्यों? राहुल जी, अभी इकबाल साहब पूछ रहे थे कि अगर हम शिक्षा दे देंगे तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। करती रहेगी, लेकिन इस इकबाल पर साहब, ATS को इस तरीके राहुल से जी, घुमा फिरा के संभल को ये इस तरह बोलते बना रहेंगे दिया तो जा फिर क्या रहा है, बोलेंगे? तो ये अच्छी बात नहीं है। अभी कुछ बोल देंगे तो फिर कहेंगे कि बीजेपी के प्रवक्ता हो गए हैं, बीजेपी के साथी हो गए हैं, बीजेपी की गोद में बैठे हैं, गोदी मीडिया, क्या क्या नहीं कहते आप लोग। अरे भाई, तो आप नाराज तार्किक क्यों बातें हैं? कीजिए, आप नाराज होने वाली तो बात है ही। क्यों कहेंगे आप होते कौन है कहने वाले? कह रहा हूं, मेरे दिल पे चोट लगती तो मैं कह देता हूं। दिल पे चोट अरे लगेगी, अनर्गल बातें किसी को कह देंगे आप? इकबाल अहमद साहब, राहुल आप जी, वरिष्ठ हैं, इस तरीके की बातें ना कीजिए, चर्चा अगर मैं कीजिए। सच बोल रहा हूं, डॉक्टर कौशलकांत जी, डॉक्टर कौशलकांत जी, मुसलमानों को शिक्षा अरे इकबाल दीजिए, साहब सुन तो लीजिए। अब आप मुसलमानों को शिक्षा दीजिए, उन्हें आप शिक्षा से दूर कर रहे हैं। और वैसे भी आतंकवादी नहीं होते मुसलमान, बर साहब का कहना। मैंने ये कहा ही नहीं कि आतंकवादी होते हैं मुसलमान, पर अनफॉर्चुनेटली जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं उसमें 98.7% मुसलमान होते हैं। ये फैक्ट है, ग्लोबल फैक्ट है, पहली चीज। दूसरी चीज, इकबाल साहब आप कह रहे हैं कि शिक्षा दे दी जाए तो आतंकी नहीं पैदा होंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो आंकड़े कहते हैं, विश्व के जितने बड़े बड़े आंकड़े हैं, जितने बड़े बड़े टेररिस्ट हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई PhD स्कॉलर है, ग्लोबल टेररिस्ट जो भी है ना, सब बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं। जाके देख लीजिए, जितने टेररिस्ट हैं जिनके ऊपर इनाम है, डॉक्टर कौशलकांत जी, देखिए इकबाल अहमद साहब ने बोल दिया, मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता, उनकी दिल की बात। भाई मेरी बात, डॉक्टर कौशलकांत जी, आज आते हैं ATS सेंटर पे ही आ जाते हैं, जिसको लेकर ये बातें हो रही, तार्किक बातें हो रही हैं। संभल को प्रयोगशाला बना दिया आप लोगों ने, सही सवाल कर रहे हैं ना इकबाल अहमद साहब? नहीं तो आप कह देंगे कि देखिए ये बीजेपी वाला है। राजपूत जी बिल्कुल, देश में ATS सेंटर खुलना संभल जैसी जगह पे बिल्कुल बहुत बुरी बात है। क्यों बुरी बात है? क्योंकि आप देखिए, संभल हमारे हिंदू धर्म का एक केंद्र है, जहां पे कल्की जी का अवतार होने वाला है। और उस अवतारी जगह पर अगर इतना आतंक पैदा हो गया, तो एक ही ATS की यूनिट खोलनी पड़ी, तो बिल्कुल डूब मरना चाहिए, भाईचारे को खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि केवल चारा कब तक खाया जाएगा? भाई को सोचना पड़ेगा ना, भाई को सोच, बीच में मत बोलिए। विश्वविद्यालय, ये हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान में का हब बनाओ। प्लीज राहुल जी, अगर ऐसे डिबेट करनी हो तो मुझे मत बिठाइए यार। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। आप कह रहे हैं कुतर्क करने के लिए आप बोलने तो दीजिए। इकबाल अहमद साहब, एजुकेशन का हब बनाइए। इकबाल अहमद साहब, वाद कीजिए, विवाद न कीजिए। राजपूत जी, सोचने की बात यह है कि हिंदुओं के धार्मिक स्थल की सुरक्षा के लिए अगर ATS लगानी पड़ रही है, दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं है हिंदुस्तान के अलावा जहां हिंदू बहुसंख्यक है। बाकी धर्म के 17 देश ईसाइयों के हैं, 58 देश मुसलमानों के हैं, हिंदुओं के लिए एक भी देश नहीं। और उसी हिंदू बाहुल्य देश में अगर आज अमरनाथ यात्रा के लिए 80,000 सैनिक लगाने पड़ते हैं, हमें हर धर्म स्थल की रक्षा करने के लिए आर्मी लगानी पड़ती है, तो सोचना पड़ेगा हमारे देश को, हमारे देश के भाईचारा बनाने वाले गंगा जमुनी तहजीब में जमुनी तहजीब को सोचना पड़ेगा, भाई में भाईचारे बनाने वाले को सोचना पड़ेगा, सबको सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपको नहीं लगता ऐसा नहीं होना चाहिए?
अयोध्या में आर्मी, मथुरा में आर्मी, भैया सन 47 कश्मीर में से देश आर्मी, आजाद हुआ है। हर यात्रा के लिए आर्मी। अभी नवरात्र का क्या दिन आने हिंदू वाला खतरे है, में था जगह क्या? जगह आर्मी लगानी पड़ रही है। हैं? आपको समझ में नहीं आ रहा है क्यों लगानी पड़ रही है? ये तो सोचना पड़ेगा, बिल्कुल सोचना पड़ेगा कि संभल जैसे छोटे डिस्ट्रिक्ट में जहां कल्पी भगवान का अवतार होने वाला है, वहां पर एटीएस यूनिट खोलनी पड़ रही है। इससे पता चलता है देश में भाईचारा किस लेवल तक पिछली सरकारों ने गिरा तो क्या- दिया है। क्यों? क्योंकि वोट बैंक के नाम पर, जब वो धर्म के आधार पर, धर्म के नाम पर अगर वोट बैंक बनाएंगे और वोट बैंक को देखते हुए कानून व्यवस्था को लागू करेंगे, तो सोचना पड़ेगा, हमें भी सोचना पड़ेगा और आपको भी सोचना पड़ेगा कि अगर हिंदू समाज हिंदुस्तान में बहुसंख्यक होने के बाद भी यहां पर हिंदू देवी देवता सुरक्षित नहीं है, तो दुनिया में कहां सुरक्षित होंगे? तो बिल्कुल भैया, सोचना पड़ेगा 2027 का कि चुनाव एटीएस लड़ना है यूनिट क्या? कहां खोलनी पड़ेगी। इसी इस की पे तैयारी है सबको क्या? सोचना बहुत जरूरी है ठीक। कि देश जा कहां रहा है। लक्ष्मी नारायण सर, कहां है भाई? लक्ष्मी नारायण सर, कहां है गंगा जमुनी तहसील? एटीएस सेंटर की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, एकदम हम इसमें राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते हैं, हम इस सिस्टम को समझना चाहते हैं। जरूरत क्यों पड़ती है? एक इसके पीछे भी मैं कुछ पूछना चाहता हूं, क्या सरकारों की कोई मंशा होती है? देखिए, ये जितने भी इस प्रकार के सेंटर्स खोले जाते हैं वो आवश्यकता और कन्वीनियंस के हिसाब से खोले जाते हैं, क्योंकि कई जगह पर इमरजेंसी में इमीडिएटली कहीं पर जाना पड़ता है, तो एक ही सेंटर से सारे ऑपरेशन संभव नहीं हो सकते हैं, तो स्कैटर करना पड़ता है सारे सेंटर्स को, ताकि हम अपने यूनिट्स को अलग अलग दे। जैसे आप देखिए कि हमारी आर्मी की यूनिट्स भी अलग अलग हैं, वो एक जगह सेंट्रलाइज नहीं होती ना। एयरफोर्स की यूनिट्स भी अलग अलग हैं, वो सेंट्रलाइज नहीं होती हैं। इसी तरह से जो भी यूनिट्स हैं हमारी पीएससी बटालियंस देख लीजिए आप, मुरादाबाद में दो हैं, बरेली में 2 हैं, तो हमें अपने को डिसेंट्रलाइज करना पड़ता है ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ऑपरेशनल एंगल होता है खाली इसका, कि हमें कितनी एरिया को उसका एक जुरिसडिक्शन डिसाइड कर दिया जाता है कि जैसे मान लीजिए एक जगह पे खुला हुआ है तो उस जगह में 3 डिस्ट्रिक्ट आएंगे, 4 डिस्ट्रिक्ट। जितना ज्यादा हम कवर कर पाएंगे उत्तर प्रदेश को इस सब यूनिट से, उतना ही हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, टेररिज्म को कंट्रोल करने में हम सही साबित हो पाएंगे, हम सफल हो पाएंगे। तो इसका उद्देश्य मात्र एक ऑपरेशनल कन्वीनियंस है, और इसके अलावा और चीजों को ढूंढना। और एक छोटा सा सवाल है, हालांकि आपने पुलिस सेवा दी है उत्तर प्रदेश को, अगर हम 12 से 17 के बीच कहें तो किसी क्या सेंटर को खोला गया, एटीएस सेंटर को, या अभी ये सब हो रहा है? ये तो डिपेंड करता है ना कि आपकी जो आपका पॉलिटिकल जो बॉस है और जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस है, वो दोनों लोग क्या सोच रहे हैं इस विषय पे। मान लीजिए कि हमारा पुलिस के जो बॉस हैं वो सोचते हैं, लेकिन पॉलिटिकल बॉस उसको मंजूरी नहीं देंगे, तो बजट तो अल्टीमेटली सरकार से ही आना है ना। तो वो उनके अपने कंसिडरेशन हो सकते हैं, लेकिन प्रपोजल हमेशा जाते रहते हैं। बहुत से प्रपोजल सरकार में रिजेक्ट हो जाते हैं, बहुत से अप्रूव हो जाते हैं। और एक छोटा सा सवाल ये भी है कि उत्तर प्रदेश में अभी कहां है फंक्शनल एटीएस सेंटर? देखिए, एटीएस की एक यूनिट तो मुझे ख्याल से शायद गाजियाबाद में भी है, और एक यूनिट जो है लखनऊ में भी है, और शायद एक यूनिट बरेली में भी लगाई गई है। तो इधर और इस साइड भी शायद एक यूनिट है। तो 4-5 यूनिट तो इस समय ऑलरेडी यूपी में ऑपरेटिव हैं, मेरी जानकारी है अभी तक के हिसाब से। तो फिर बाकी अब ये और बढ़ा रहे हैं अपना दायरा, तो ये भी आवश्यक ही है ना, क्योंकि आप ये देख ही रहे हैं कि किस तरह की चीजें हो रही हैं और कितना विभिन्न प्रकार का खतरा चीजों को होता है। छोटे छोटे जुलूसों पे पथराव हो जाता है, तो ये सब चीजों को देखना पड़ेगा ना। और इसी के लिए जरूरी है कि हमारी जो विभिन्न यूनिट्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में हैं, उनको हम स्कैटर करके रखें, ताकि हम इमीडिएटली रीइंफोर्स कर सकें चीजों को। धर्मेंद्र सिंह जी, ये तो पहली बार तो हो नहीं रहा है, नई परिपाटी है, जगह जगह खुलते ही हैं, तो इसे जोड़ा क्यों जा रहा है, ये जरा समझ से परे है। और संभल में खुल गया, कौन सी बड़ी बात है, और भी जगह पे है ना चीजें। नहीं, देखिए ऐसा है कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है, और उस पर जो सरकारें रही अपने हिसाब से करती रही। एटीएस का जहां तक सवाल है, 2007 में लखनऊ के अंदर इसकी स्थापना हुई। उसके अलावा कोई यूनिट नहीं, स्पार्क टीमें बनाई गई समय समय पर जिसको जहां जरूरत हुई। और रही बात, अगर आपको बनाना ही है तो आप संभल को टारगेट करने के बजाय तमाम जो क्राइम स्टेट में क्राइम में ऊपर हैं,
जहां पर कनेक्शंस ज्यादा हैं इस तरह की गतिविधियों के, मेट्रो सिटीज हैं, नोएडा है, कानपुर में क्राइम है, लखनऊ में क्राइम है, वहां के लिए यूनिट्स अपना अलग से आप डिस्ट्रिक्ट वाइज दीजिए, हमें आपत्ति नहीं। सवाल ये है, देखिए इससे देखिए ज्यादा उसके लिए सवाल ये एसटीएफ है, पुलिस है, सूजी है, जो अलग अलग उनकी होती है, यूनिट होती है पुलिस की। मेरी बात सुनिए, जो सवाल जो जो जिस मूल मुद्दे पर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार जो ये नैरेटिव सेट करती है कि एक धर्म के लोग आतंकी हैं, एक धर्म के लोग, भाई हिंदुस्तान के अंदर ये हिसार की ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा ये किस धर्म को मानने वाली थी? धर्म से आतंक का कोई रिश्ता नहीं है। या देवेंद्र सिंह ढिल्लन गिरफ्तार हुआ था हरियाणा का, पंजाब का, जो वो आईएसआई के लिए काम कर रहा था, वो किस धर्म को मानने वाला था? एक लंबी फेहरिस्त है। देखिए ये लालच या अन्य उसकी जो मानसिक स्थिति है उसके हिसाब से क्राइम या अपराध होता है। कोई फिदायीन आपको याद हो तो वो लेकिन भी बताते चलिए। उसको सीधे सीधे केवल इसलिए कि आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए धर्म से जोड़ देना या धार्मिक स्थल जो जहां पर बहुलता है उस एरिया को जोड़ना सीधे सीधे संविधान का भी अपमान है, और आप खुद अपने ही देश अपने राज्य में रह करके अपने भूभाग को गंदा करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात आप कह रहे सीआरपीएफ की जरूरत कहां पड़ती है इतनी सुरक्षा? साहब जब आप नफरत बोओगे तब पड़ेगी। क्या ये हमारी अब तो मतलब बीजेपी की आत्ममुक्ता का ये आलम है कि वो कह रही कि हिंदुस्तान में हिंदू देवी देवता नहीं सुरक्षित है। मतलब अब हिंदू देवी देवता को भारतीय जनता पार्टी रक्षा करेगी, सनातन की रक्षा करेगी? क्यों शर्म नहीं आती? देवी देवता की रक्षा करने की बात करते हो भाई। अरे देवी देवता अक्षुण्ण है, आज से वैदिक युग से लेकर के तमाम कालांतर में देवी देवताओं की बात नहीं हो रही है आतंकी धर्मेंद्र सिंह जी। मुगल आए, मुगलों के समय में भी ये जो देवी देवता भक्त है, जो दर्शन है, उनकी सुरक्षा की बात हो रही है समय में और आजादी के बाद से। हाँ, आज इस धर्मेंद्र जी इसे गलत संदर्भ में ले जा रहे हैं। रखने के लिए जो भक्त जाते हैं दर्शन करने के लिए, उनकी सुरक्षा की बात है। आप मेरी बात अगर पूरा सुन लिए होते राहुल जी तो उसी में जवाब था। मैंने कहा देखिए, अरे धर्मेंद्र कहीं भी दर्शन करने की बात हो, देवस्थान की बात, धर्मेंद्र जी वहां पर सिर्फ अरे 10 सुन तो लीजिए आतंकियों के नाम सुन बता लीजिए तब दीजिए। आप जवाब देंगे। 10 आतंकियों के नाम बता दीजिए। अब आप सुनना नहीं चाहते, मैं बताता रहा हूँ किस धर्म के लोग हैं। एक दो नाम तो बताया। आप ये मानिए ना कि ये मनोवृत्ति है, क्राइम मनोवृत्ति और लालच आतंकियों के पूछ तो रहा हूं। आतंकी घटनाओं में शामिल होना, ये कम्युनिटी बेस्ड नहीं के नाम बता दीजिए और ना। कहीं एक जगह का नाम बताइए जहां 90% लोग आतंक में ग्रसित हो। आप ऐसी बात करते हो। अरे 1% लोग नहीं होते, 1-2 लोग होते हैं जो अपनी लालच अपने निजी कारणों से इस तरह की घटनाओं में जाते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन जो आप ये सवाल उठा रहे थे, मैं कह रहा हूँ आज इससे हिंदू धर्म, सनातन धर्म, हिंदुस्तान के देवी देवता, वो भारत में रहने वाले लोगों की, दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की, सनातनियों की रक्षा करते रहे। ये पहली बार सुनने महाराज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी बैठ के कह रहा है कि हिंदुस्तान में देवी देवता सुरक्षित नहीं रहे, हम बचाएंगे। अरे शर्म नहीं आती? देवी देवता को बचाने की बात आप करते हो, कैसी बेशर्मी वाली बात करते हो? और सुनिए, आज से नहीं, मैं कहता रहा हूँ आज से लेकर मुगल आए 400 साल के कालखंड में राज किया, लेकिन उसके बाद भी देवी देवता, सनातन को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले उसी रुतबे के साथ, उसी अपनी मान्यताओं को मानते हुए आगे बढ़ते अभी तक है। ठीक है, एक मिनट डॉक्टर कौशल का आजादी के इकबाल अहमद साहब, ठीक है, विरोध करें बर्ग साहब, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे मुसलमान से क्यों जोड़ा जा रहा है? भाई देखिए, जो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा ना, देवी देवताओं को हम बचाने का काम करेंगे। अच्छा, देवी देवता तो कण कण में है, हर कण में है, हर जगह है, तो ये हर कण को अपने बचाने से थोड़ी भगवान को ये बचा पाएंगे। भगवान तो हम लोगों को बचाते हैं, ये भगवान को बचाने चलेंगे। बीजेपी पूरा तो बाबरी एक्शन कमेटी का है भगवान को बचाने के लिए। फिर मथुरा में काहे के लिए लड़ रहे हो? कण कण में भगवान है तो छोड़ काहे नहीं देते? क्यों लड़ रहे हो भाई? भगवान तो कण कण में, अल्लाह भी कण कण में है। अरे यही तो राहुल गांधी चाहते हैं, मोहब्बत की दुकान छोड़ दो ना, मोहब्बत की दुकान राहुल जी, राहुल जी समस्या यहाँ दूसरी है। समस्या है भारतीय जनता पार्टी के लोग न भगवान को मानते हैं, न धर्म ग्रंथों को मानते हैं, न उनका अध्ययन करते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं उनको मानते नहीं। समस्या तो यहाँ है, इनसे बात करना। ये एक तरह से जाहिलियत का परिचय देते हैं, वो भगवान की रक्षा करेंगे। अगर धर्म शास्त्रों का ज्ञान होता तो कहता है कि प्रत्येक जो धरती पर है उसमें ईश्वर का वास है। इस बात को मानते क्यों नहीं? दुकान खोलने में आपको पता नहीं किस बात की, क्योंकि नफरत की दुकान से आप चाहते हो कुर्सी बचा ले, सरकार की दुकान क्या खोल रखी है? आपने कौन सी दुकान खोल रखी है बताओ ना? हर मंदिर के बगल में एक नफरत की दुकान क्या खोल रखी है? राहुल गांधी जी ने उसको संरक्षण दे रखा था। अरे इसका जवाब दे दीजिए साहब,
इसका जवाब दे दीजिए। संभल की साइट जब एएसआई प्रोटेक्टेड थी तो उसके ऊपर अखिलेश यादव जी की सरकार के समय में मस्जिद कमेटी बन के उसमें कलमा कैसे पढ़ा जाने लगा? ये तो कानूनी सवाल है, कानूनी सवाल है ना ये तो। मंत्री थे 78 में जब सरकार में जब दंगा वहां हुआ। लक्ष्मी नारायण जी कह रहे हैं कि यूनिट की जरूरत नहीं है, इंडस्ट्री, रोजगार, यूनिवर्सिटी की जरूरत है, लेकिन ये तभी मुनासिब होगा जब शांति व्यवस्था होगी। शांति व्यवस्था तब बेहतर होगी जब पुलिस प्रशासन वहां चौकस रहेगा, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी होगी, तमाम जो यूनिट होगी उनकी मौजूदगी होगी। जब शांति व्यवस्था नहीं तो फिर हम इंडस्ट्री की बात कैसे करने लग रहे हैं, रोजगार की, यूनिवर्सिटी की बात क्यों कर रहे हैं? पहले तो शांति व्यवस्था की बात करें ना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। पूरा संभल शांत है। एक मिनट, आपसे नहीं, लक्ष्मी नारायण जी से बात हो रही है। राहुल जी, लक्ष्मी नारायण जी से बात हो रही है। जब हम कट मर जाएंगे तो मंदिर और मस्जिद रह के क्या करेगी? लक्ष्मी नारायण जी से बात कर रहे हैं। रहेंगे नहीं, इंसान ही नहीं रहेगा, एक दूसरे को काट मार रहा है, खून बहा रहा है, तो ये मंदिर मस्जिद रह के क्या करेगी छत्तीस? एक छोटा सा कमेंट लक्ष्मी नारायण जी। देखिए, ऐसा है कि हमारी पुलिस में बहुत सी यूनिट्स हैं, उसमें एटीएस भी एक है। जब टेररिज्म बढ़ा तो एटीएस का निर्माण किया गया, एटीएस बनाया गया, गठन किया गया उसका। अब उसकी एक यूनिट वहां पर भी खुल रही है, तो ये मैंने कहा ना कि ऑपरेशनल कन्वीनियंस कहलाता है इसको। ऑपरेशनल कन्वीनियंस के लिए जरूरी होता है कि हम उन जगहों पे खोलें जहां पर हमें लगता है कि यहाँ पर टेररिज्म बढ़ने की संभावना है, यहाँ पे टेररिस्ट सपोर्ट ले सकते हैं, या वहां पर कोई और पॉइंट हो सकता है, कोई और वजह हो सकती है, इंपॉर्टेंट हमारे एस्टेब्लिशमेंट्स हो सकते हैं। तो ये सब चीजों को ध्यान में रख करके चीजों किया जाता है। बहुत से चीजें हैं और इस तरह से यूनिट खोली जाती हैं। ये कोई कंट्रोवर्सी का विषय होना ही नहीं चाहिए। ये तो प्रशासनिक है मोटे तौर से, और इसको खोला जा रहा है, इसको तो वेलकम किया जाना चाहिए कि साहब ठीक है, टेररिस्ट के अटैक के लिए हमने ये यूनिट खोली है, तो टेररिस्ट का सपोर्ट कौन कर रहा है? मतलब नहीं, वेलकम की उम्मीद कहां कर रहे हैं, यहाँ तो राजनीति की उम्मीद की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संभल में एटीएस की यूनिट स्थापित होगी, लेकिन उससे पहले सियासत जोरों पर। बर्क जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उनका कहना है कि यहाँ रोजगार, इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटी की जरूरत है, ना कि एटीएस सेंटर की। उन्होंने एक बड़ी बात कही कि मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। ये कहने का मकसद क्या है, जताना क्या चाहते हैं, इसका भी आकलन जरूर होना चाहिए।